नमस्कार दोस्तों, इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, इन्हीं कारणों से आज हम एक बार फिर मिले हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मित्रों, कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना का असर अभी भी बरकरार है, बावजूद इसके कि कोरोना पे बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अभी भी 60 लाख में 50 लाख लोग हालांकि कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 10 लाख संक्रमित अभी भी भारत में हैं। बावजूद इसके कि एक बड़ी संभावनाएं बन रही हैं कोरोना से मुक्ति के लिए, लेकिन जब तक मुकम्मल वैक्सीन नहीं आता, जो कि रोज़ रोज़ की समस्या है और रोज़ रोज़ का एक तरह से कहें तो रोना है, अभी कोरोना वैक्सीन नहीं आया है। बावजूद इसके देश कोरोना से जूझ रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाली, थोड़ा परेशान करने वाली बात कोरोना से है, वो है कि दूसरा एक सीरो रिपोर्ट आया है और उस सीरो रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीयों की आबादी में हर 15 में एक व्यक्ति, हर 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारत का वो कोरोना से संक्रमित है और किसी न किसी तरह से उसमें संक्रमण की स्थिति है। तो एक बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर ये है कि 10 साल से अधिक के उम्र के लोग अगर हैं भारत में, तो भारत की कुल आबादी के 15 लोगों को छोड़ करके एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और वो भी इस स्थिति में कि अब ठंड आने वाली है, त्योहारी सीजन लगभग शुरू होने वाला है, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, ये सारे स्थितियों में लोग जो है एक साथ इकट्ठा होने की स्थिति में ज़रूर होंगे या ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इन तमाम खबरों के बीच और सीरो की इस रिपोर्ट को देखते हुए ये कन्फर्म मानिए कि कोरोना की स्थिति फ़िलहाल अभी खतरनाक है और जो आने वाला ठंड है, आने वाली सर्दी है, इसमें मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो उसके शुरुआत के पहले ही हमारे लिए मुश्किलें न बढ़ें, इसलिए एक बार फिर कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि जब तक कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाता, तब तक बचाव के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा बड़ा रास्ता नहीं है, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर का कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े। तो एक ये खबर है कि सीरो रिपोर्ट जो कहती है कि 15 में से एक व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित है। ऐसे में भारत की स्थिति तमाम दुनिया के देशों की तरह अभी भी बहुत खतरनाक है। बावजूद इसके कोरोना की रिकवरी रेट जो है वो 80% को पार कर चुकी है। ये भी एक सुखद खबर है। तो कुल मिलाकर के सुखद खबर और मुश्किलों में डालने वाली खबरों के बीच वस्तु स्थिति अर्थात जो सच है वो ये है कि कोरोना अभी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या के कारण पिछले 5 महीनों से देश की सारी आर्थिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियां लगभग ठप सी हैं। लेकिन अनलॉक 4 के बाद अब अनलॉक 5 की भी स्थिति शुरू होने वाली है। इन तमाम स्थितियों के बीच जितना ही ओपन होगा, जितना ही सामाजिक गतिविधियां तेज बढ़ेंगी, उस दौर में कोरोना की स्थिति अभी और बढ़ सकती है। हालांकि कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि भारत जो कोरोना पीक का मतलब कि सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव पड़े उससे गुजर चुका है, लेकिन कुछ का दावा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बार बार इस बात को हमेशा पिछले 4-5 महीनों के दौरान जब भी मुझे ये कोरोना पर प्रस्तुत करने को मिला, तो मैं एक ही बात बराबर करता रहा कि बचाव से के अतिरिक्त और कोई रास्ता है नहीं और अनलॉक की सारी गतिविधियाँ जो है, जो प्रयोग हैं, उन गतिविधियाँ तो हमारी बढ़ती हैं, लेकिन हमारे दायरे अगर सीमित होने से, चारदीवारी होने के बाहर जाने से बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से खतरा भी बढ़ता है। इसलिए आने वाले त्योहारी सीजन में हमें और ज़्यादा अभी सचेत और सजग रहना होगा, चाहे इसके लिए कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। ये है सीरो रिपोर्ट के बाद की जो वस्तु स्थिति है वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसी कोरोना से रिलेटेड और उससे भी एक बड़ी खबर है, और जो कोरोना चीन के द्वारा दिया गया है, अब लगभग इस्टेब्लिश हो चुका है, उसका हमारे साथ जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में संघर्ष की स्थिति है, उसी चीन ने एक बार फिर भारत के प्रति एक जहर उगला है और वो बोलते हैं कि वो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने का विरोध करता है और चीन इसको मान्यता नहीं देता है। देखिए, यही बात चीन के मुंह से निकल ही पड़ी और ये कहने के पीछे है कि एलएसी को लेकर के 1959 की जो स्थिति है उसको भारत माने, ये चीन कहता है। अब 1959 में एलएसी को लेकर के चीन की क्या स्थिति थी, उसमें एक तरफा चीन जो चाहता था कि वही सीमा रेखा बन जाए, वही सीमा रेखा भारत माने,
ये दबाव था जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया था। और चीन के इस बयान के बाद भारत ने फिर स्पष्ट कर दिया कि 1959 के चीन के उस दावे का या उस सुझाव का जिसमें एक तरफा LAC के मान्यता की बात कही गई है, भारत उसको मान्यता नहीं देता। भारत क्यों मान्यता नहीं दे रहा? क्योंकि लद्दाख पर चीन की बराबर बुरी नज़र रही है और उसी नज़र से बचने के लिए भारत ने एक त्वरित कार्रवाई की और जिस तरह से 370 और 35 एक समाप्ति के बाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग। तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जो वहाँ पर विकास का काम किया जा रहा है, सड़कों के साथ साथ अन्य विकास की गतिविधियाँ चल रही हैं, ये चीन को पसंद नहीं आई। और यही ये बात है जो मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूँ कि वास्तव में LAC से लेकर के LOC तक जो तनाव की स्थिति है उसमें चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। इसीलिए गिलगित और बाल्टिस्तान जो कि POK का एरिया है, वहाँ पर चुनाव कराए जाने को लेकर के चीन से मिले निर्देश का वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जनरल थल सेना के अध्यक्ष बाजवा प्रयास कर रहे हैं। तो POK में सारी गतिविधियां चीन की चलती रहें, इधर लद्दाख में अपनी स्थिति को मजबूत करके भारत को परेशान करके लद्दाख पर के एरियाज़ पर जबरन कब्जा करे और उधर POK पर अपना पकड़ मजबूत अपनी बनाते हुए कश्मीर में मुश्किलें पैदा करते रहे पाकिस्तान। यही चीन और पाकिस्तान की समवेत कोशिश रही है जिसको 370 और 35-1 के खत्म होने जाने के बाद वो स्थिति समाप्त हो गई है और इसीलिए चीन बौखलाया है। ये 1959 का जो LAC की मान्यता का जो प्रस्ताव चीन का था उसको न भारत ने कभी माना और न मानेगा, क्योंकि उसकी मान्यता देने का मतलब है कि जैसा चीन चाहे वैसा ही लाइन ऑफ कंट्रोल बनेगा। एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है वो चीन के हिसाब से बनेगा। भारत कहता है हम उसको मान्यता ही नहीं देते। और इस संदर्भ में 1996, 2003 और उसके पहले भी बराबर इस पर वार्ता हुई है और यही सीमा वार्ता के माध्यम से ये तय हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से एक स्थिति पर पहुंचा जाए। वास्तव में चीन 2003 तक जो है इसके लिए प्रयास करता रहा कि बॉर्डर का जो टेंशन है वो कम हो और LAC के निर्धारण की एक प्रक्रिया बने। वास्तव में LAC के वस्तुस्थिति के कारण जो स्थिति है LAC की, इसी कारण से जो सेनाएं चीन और भारत के बाउंड्री के संदर्भ में जो सेनाएं जहां पे पहुंच जाती हैं उसी को अपना बताने लगती हैं और भारत कभी आगे बढ़ता नहीं है बिना मतलब क्या। तो चीन की कोशिशें, PLA की कोशिशें बराबर यही रहती रही हैं। इसलिए चीन को ये सारी बातें सूझ में आती हैं, क्योंकि जो षड्यंत्र करता देश होता है उसी को अच्छा लगता है इस तरह के षड्यंत्र की बातें करना और इस तरह के षड्यंत्रपूर्ण प्रस्ताव रखना, जिसको भारत ने अस्वीकार कर दिया है। अब चीन बौखलाया इसलिए है, परेशान इसलिए है क्योंकि गलवान घाटी से लेकर के पैगोंग तक बहुत बुरी मार खाया है और अब भारत आगे बढ़ कर के वहाँ के रणनीतिक पॉइंट्स पर कब्जा कर रहा है। मैंने आपको फिर बताया था कि दिवाली तक आने वाला समय, कई बार पिछले 1.5 महीनों के दौरान मैंने बताया कि आने वाले दिवाली और उसके बाद दिसंबर तक का समय बहुत ही मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि ठंड आने वाली है और अब वहाँ ठंड की स्थिति शुरू भी हो चुकी है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इन्हीं परिस्थितियों में जब -40 डिग्री पार की स्थिति होगी, ऐसे में भारतीय जो प्रवीण हैं, जो पूरी तरह से लेह और लद्दाख के उस मौसम में लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वहाँ पर T-90 और T-72 टैंक्स और वायुसेना की पूरी तैनाती की जो स्थिति बनी है, उससे चीन बुरी तरह से बौखला चुका है और चीन को डर है कि भारत कहीं इस सर्दियों में कोई आक्रामक कार्रवाई करके चीन को और पीछे धकेलने की स्थिति में ना आ जाए। ये वास्तव में चीन की परेशानी है जिसे समझा जाना चाहिए। लेकिन तमाम चीन को समझने वाले और राजनयिक दिमाग रखने वाले लोग ये प्रस्ताव रखते हैं कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है। वास्तव में बातचीत इस समय समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधान एक ही है। चीन अप्रैल की स्थिति में जहाँ तक उसकी सेना थी, अगर वहाँ पहुँच जाए तो बातचीत का कोई सार्थक मतलब है। लगभग 6 दौर की बातचीत और रूस में विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बातचीत, इसके बाद अभी हालांकि एक शिखर बैठक प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली है आगामी नवंबर में। लेकिन इतना तय मानिए कि ये स्थितियां सुधरने वाली नहीं हैं, क्योंकि चीन साम्राज्यवादी और विस्तारवादी रणनीति से लद्दाख में आगे बढ़ रहा था और
पाकिस्तान को वो कुछ सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा था, जो आज की इस खबर से पुष्टि हो जाती है जिस बात की कि वो 1959 के उस LAC के निर्धारण के संदर्भ में भारत को बात मानने के लिए बाध्य कर रहा है। और वो साफ साफ कह रहा है कि लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रूप में वो स्वीकार ही नहीं करता, और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है उसको अस्वीकार करता है। ऐसा क्यों कह रहा है ये समझिए। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि चीन के बिल्कुल सर तक हम पहुँच चुके हैं और तिब्बत तक अब हमारी नज़र पहुँच चुकी है। इसी एक गलवान और पैगोंग की लड़ाई से अब ये मामला साफ हो चुका है कि भारत यहाँ से लेकर के लद्दाख, लेह और लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक LAC पर जो भी गतिविधियाँ चीन अनर्गल कर रहा था उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करेगा। यकीन मानिए आने वाले समय में चीन के साथ बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि चीन अपने विस्तारवादी और षड्यंत्रकारी नीति से मान नहीं रहा है और उसे पाकिस्तान को भी एहसास कराना है कि वो एशिया का एक ताकतवर देश हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को और POK को ज़्यादा महफूज करने के लिए चीन बड़ी कोशिशें कर सकता है, बड़ी कवायद कर सकता है और उसके लिए भारत उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इसी के तहत POK में भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसको लेकर के पाकिस्तान परेशान है। और इसीलिए 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हम सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वास्तव में चीन और पाकिस्तान भारत पर बनाए गए दबाव और दबाव के बाद भारतीय सेना के आक्रामक रणनीति से बुरी तरह से परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। ऐसे में इस आने वाली सर्दी में इन तीनों देशों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एक छोटी सी भी चिंगारी बड़े आग का काम कर सकती है। अर्थात एक युद्ध चाहे वो सीमित ही हो सकता है। युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं होगा, लेकिन जब पड़ोस के 2 देश एक षड्यंत्र के तहत भारत के क्षेत्र में ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए भारत को आक्रामक कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और इसके लिए आर्थिक और सामाजिक और पूरे देश की मन स्थिति को पूरी तरह से एक रखना ही होगा, क्योंकि यही समय की मांग है। बहरहाल आज के इस लाइव में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए और अपने देश का ख्याल रखते हुए देश के लिए पूरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक दुश्मनी साध रहे हैं और कोरोना दूसरी दुश्मनी साध रहा है। हर 15 में से 1 भारतीय को कोरोना निगलने के लिए तैयार है, जिसके खिलाफ हम पिछले 4-4.5 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए 130 करोड़ भारतीयों को बहुत कुर्बानी देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ सीमा पर चीन और पाकिस्तान एक षड्यंत्र के तहत भारतीय क्षेत्र में ताक झांक करने और उसका अधिग्रहण करने, जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भरपूर जवाब हमारी सेना दे रही है। और इन्हीं तमाम जवाबदेही को तय करते हुए हमें भी एक नागरिक के रूप में अपनी जवाबदेही स्वयं तय करनी चाहिए और ऐसी स्थिति में राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक रहने की ढेर सारी सोचने और उसके लिए तैयार रहने की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल हमें इस लाइव में दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पूरे व्यू को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।